ओके सो हमें अभी हम चैप्टर के एंड में आ गए हैं ओके केमिकल काइनेटिक्स के नाउ अब हमें देखना है इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट ओके जैसे हमने बोला था कि जो हमारा रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है पीसीटी एंड एरिया ऑफ द सरफेस ओके सो कैटालिस्ट सरफेस यस तो वो तो याद रखने की ट्रिक थी तो जो हमारा रेट है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है पीसीटी मतलब प्रेशर concentration temperature and the area of the catalyst okay done so area के ऊपर भी जो surface area of the reactant है उसके ऊपर भी डिपेंडेंट है एंड catalyst के ऊपर भी डिपेंडेंट है तो हमने पहले प्रेशर की बात की concentration मेनली तो concentration की बात की हमने और उसके बाद हमने टेम्परेचर की भी बात की ओके सो प्रेशर concentration टेम्परेचर सरफेस एरिया एंड अभी लास्टली हमें देखना है क्या कैटालिस्ट का जो इफेक्ट होता है रेट के ऊपर वो देखना है डन चलो सो वो देखते हैं अब सबसे पहले बात आती है कैटालिस्ट तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कैटालिस्ट का काम क्या है ओके हमें बचपन से हम पढ़ रहे हैं कैटालिस्ट मतलब क्या कि केमिकल रिएक्शन में वो चीज हमने डाली ओके तो वो प्रोसेस अगर 10 घंटे में कंप्लीट होने वाली थी तो 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगी वो उसकी स्पीड बढ़ा देता है वही तो पढ़ते आ रहे थे हम इतने टाइम से जब से केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं जब से कैटालिस्ट वर्ड पढ़ा तब से हम बचपन से ही मतलब छोटे स्टैंडर्ड से ही बचपन से मतलब वो बचपन नहीं लेकिन अब तो 9 10 तुम्हारे लिए बचपन ही कहेंगे ना अभी 12th में आ गए तुम लोग ओके तो तब से छोटे क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं वो अब तुम्हारे लिए छोटा क्लास हो गया तो छोटे क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो कैटालिस्ट है वो क्या करता है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता नहीं है ओके वो सिर्फ स्पीड बढ़ा देता है स्पीड बढ़ा देता है मतलब कोई रिएक्शन हो रही हो वो कोई रिएक्शन पूरी होने के लिए या फिर इक्विलिब्रियम रीच होने के लिए अगर वन डायरेक्शन मोशन हो वन डायरेक्शन केमिकल रिएक्शन हो ओके सो वन डायरेक्शन केमिकल रिएक्शन तो क्या होगी खत्म हो जाएगी यहां से पूरा का पूरा ये बन जाएगा ओके या फिर 2 डायरेक्शन हो मतलब इक्विलिब्रियम रीच होगा सो इक्विलिब्रियम रीच होने के लिए या फिर वन डायरेक्शन कंप्लीशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन के लिए जितना टाइम लगेगा ओके वो टाइम को रिड्यूस करने का काम कौन करता है कैटालिस्ट ये तो हम पढ़ते आ ही रहे हैं डन और वो पार्टिसिपेट करता नहीं है केमिकल रिएक्शन डन जैसे एकदम सिंपल हमारे हिबर अंकल की रिएक्शन क्या था नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन तो तुमने भाई एक ऐसे कंटेनर में डाल दिया नाइट्रोजन डाल दिया हाइड्रोजन डाल दिया और अभी बैठ के देख रहे हो ओके तो हो रहा है और ये भाई 10 घंटे में के बाद एमोनिया बनेगा तुम्हारा लेकिन पैलेडियम एंड ऑल हम अगर यूज करें कैटालिस्ट ओके लेड पैलेडियम एंड ऑल सो क्या होगा तुरंत बन जाएगा एमोनिया ओके सो हमारी रिएक्शन फास्ट करने के लिए हम कैटालिस्ट यूज करते हैं सिंपल है ओके चलो तो उसी के ऊपर देखना है हमें अ कैटालिस्ट इज अ सब्सटेंस व्हिच इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी परमानेंट केमिकल चेंज कि भाई उसके अंदर कोई भी टाइप का परमानेंट केमिकल देखो क्या बोला है कोई भी टाइप का परमानेंट केमिकल चेंज नहीं होता परमानेंट केमिकल चेंज नहीं होता मतलब क्या है इंटरमीडिएट तो होता है ओके परमानेंट नहीं होता मतलब होता क्या है एक्चुअली देखो यहाँ पे 2 रिएक्टेंट है ओके जैसे कि ये है रिएक्टेंट ए और ये है रिएक्टेंट बी ये 2 रिएक्टेंट है ये दो रिएक्टेंट है वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करने वाले हैं और मैंने यहाँ पर एक कैटालिस्ट भी थोड़ा बहुत डाल दिया है ओके होगा क्या ये कैटालिस्ट क्या करेगा ये कैटालिस्ट दोनों को ऐसे खींच लेगा ऐसे खींच लेगा ये खींच लिया ओके अपनी सरफेस पे खींच लिया मतलब मैं कैटालिस्ट हूं तो वो दोनों वहां रिएक्ट कर रहे थे लेकिन मैंने ऐसे अट्रैक्ट कर लिया दोनों को तो अब मैंने ए को भी खींच लिया मैंने बी को भी खींच लिया मेरी सरफेस के ऊपर दोनों रिएक्शन वहां भी करने वाले थे दोनों रिएक्शन यहां भी करेंगे लेकिन अब मेरी सरफेस पे करेंगे ना तो वो फास्ट करेंगे और जैसे ही वो लोग फास्ट करे तो धीरे से वो क्या हो रहा है केमिकली रिएक्ट हो रहा है मतलब देखो जब मैंने तीनों को खींचा वो दोनों वैसे ही विदाउट कैटालिस्ट वहां पे रिएक्शन होने वाला है ए और बी की रिएक्शन होने और जैसे ही कैटालिस्ट बीच में मैंने रखा तो हुआ क्या एब्जॉर्ब कर लिया फास्ट में एकदम फास्ट में ऐसे
ऐसे आ गया, मेरे पास आ गया। अब जैसे ही मेरे पास आ गया ना, तो ये इंटरमीडिएट बन गया। अब कौन, मैं कैटालिस्ट था ना, तो कैटालिस्ट प्लस रिएक्टेंट 1 रिएक्टेंट 2, ये भी एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बना देगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट। हमने तो बोला था कि वो केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं करता, हाँ नहीं करता है, लास्ट में तुम्हें तुम्हारा जो था वो वापस मिल जाएगा। ओके, तो अभी इसने क्या किया, इंटरमीडिएट बनाया। अब ये जो इंटरमीडिएट बनाया ना, वो इंटरमीडिएट में ही डिग्रेडेशन होगा, केमिकल रिएक्शन होगी। तो वो जो दो चिपक गए थे ना मेरी बॉडी पे, ए और बी, वो दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन करके वो एमोनिया, सपोज वही प्रोसेस है कैटालिस्ट वाली, हेबर प्रोसेस है। तो ऐसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन मेरी सरफेस पे आ गए, और नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऐसे इकट्ठा होके एमोनिया रिलीज हो गया, और ये कैटालिस्ट जैसा था वहीं वैसा का वैसा रह गया, जितना था उतनी ही अमाउंट में जैसा था वैसा रह गया। अगेन जैसे ही ये ऊपर चले गए दोनों, एमोनिया बन के तुरंत वापस खींच लिया दूसरा नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? हाँ, क्या बेकिंग पाउडर एक कैटालिस्ट है? यस, बेकिंग पाउडर इज, बट कौन सी रिएक्शन कर रहे हो उसके बेस पे हम बोल सकते हैं कि इट इज अ कैटालिस्ट। ऑलवेज एज अ कैटालिस्ट वर्क करेगा नहीं है, ऐसा नहीं है। बेकिंग पाउडर तो वी आर एज अ यूजिंग एज अ प्रोडक्ट हम यूज करते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं बोल सकते कि वो कैटालिस्ट है। मेजोरिटीली केस में कभी कभी यूज हो जाए, मेजोरिटीली केस में कैटालिस्ट नहीं, मेजोरिटीली केस में हम उसको यूज करते हैं केमिकल रिएक्शन के लिए, मतलब उसके साथ भी केमिकल रिएक्शन होगी, कैटालिस्ट के साथ केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है। मतलब जैसे बेकिंग पाउडर तुमने कहीं पर डाल दिया, ओके, तो वो उसके साथ रिएक्ट करेगा, ऐसा नहीं कि रिएक्शन करने के बाद तुम्हें वापस बेकिंग पाउडर मिल जाएगा। समझ में आया? अगर तुम्हें जो तुमने डाला वो वापस केमिकल रिएक्शन के एंड में वापस तुम्हें मिल जाए जैसा डाला था वैसे, सो वो कैटालिस्ट है। बेकिंग पाउडर मिलता नहीं है, तो 99.99% केस में इट विल नॉट वर्क एज अ कैटालिस्ट। पर बेकिंग केक में तो होता है ना। हाँ, बट तुम्हें वापस कहाँ मिलता है? वापस नहीं मिलता ना, वो तो रिएक्ट कर गया उसके अंदर, उसने रिएक्ट कर दिया, उसकी वजह से CO2 रिलीज हुआ, CO2 रिलीज हुआ, वहां पे पोर्स बन गए और वो फ्लफी टाइप बन गया, स्पॉन्जी बन गया। ओके, अब मैं बोलूं कि केक बन गया, अब केक में से लाओ, निकाल दो बेकिंग पाउडर, खाएंगे तो उसका टेस्ट तो आता है उसका। वही, लेकिन निकाल नहीं सकते ना कैटालिस्ट फिर से। मतलब तुमने जो डाला वो वापस नहीं मिला ना, तुम्हारा कैटालिस्ट जैसा तुमने डाला वैसा तुम्हें मिलना चाहिए। अंडरस्टूड? यहां पर तुमने क्या किया, उसको ही कंज्यूम कर लिया, केमिकल रिएक्शन में वही ले लिया। मतलब हमने केमिकल रिएक्शन हो रही थी, सपोज केक बन रही थी, ओके, उसमें हमने डाल दिया, अब हम केक के साथ साथ उसको भी खा रहे हैं। सो कैटालिस्ट कंज्यूम के लिए होता ही नहीं है, कैटालिस्ट तो सिर्फ रिएक्शन फास्ट करवाने के लिए होता है। दैट्स व्हाई वी विल नॉट कॉल इट एज अ कैटालिस्ट। ओके, एकदम रेयर केस, वेरी रेयर, ओके, उस केस में कभी शायद बोल रहा हूं, हाँ, अभी तो मुझे नहीं पता कि ऐसी कोई रिएक्शन है, लेकिन शायद, इसलिए तो बोल दिया 99.99% केस में इट विल नॉट वर्क एज कैटालिस्ट, क्योंकि वो खुद कंज्यूम हो जाएगा। खुद कंज्यूम हो उसको हम कैटालिस्ट बोलेंगे नहीं। अंडरस्टूड? आ गया समझ में? पक्का? ओके, तो यहां क्या हो रहा है समझ में आया? दोनों रिएक्टेंट को वो अपनी सरफेस पे ले रहा है, जैसे ही सरफेस पे लिया तो अब वो लोग सरफेस के ऊपर वैसे भी रिएक्ट करने वाले थे, सरफेस के ऊपर और फास्टली रिएक्ट करेंगे क्योंकि सरफेस प्रोवाइड हुआ है उनको। वैसे सरफेस नहीं था, ऐसे ही विदाउट सरफेस वो लोग रिएक्शन करने वाले थे। अब सरफेस प्रोवाइड हुआ है, केमिकली रिएक्ट हो रहे हैं, गैस बन गया, वो ऊपर चला गया, और जैसे ही यहां से कैटालिस्ट की सरफेस पे कुछ गया, अगेन वापस वो रिएक्टेंट को एब्जॉर्ब कर लेगा और रिएक्शन चलती रहेगी। डन? ओके, चलो। So, for example, MnO2 manganese oxide catalyzes the following reaction so as to increase its rate considerably. तो देखो, हमारा KClO3 था और KClO3 में से KCl एंड ऑक्सीजन को हमें अलग अलग करना है। So, KClO3 में से हम उसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, KClO3 का क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन नहीं, सॉरी, रिडक्शन कर रहे हैं। KClO3 का क्या कर रहे हैं? रिडक्शन कर रहे हैं MnO2 की प्रेजेंस में। तो जैसे ही हमने MnO2 डाला तो ये जो प्रोसेस है वो क्या हो गई? फास्ट। वैसे भी वो रिएक्शन तो होने ही वाली थी, लेकिन जितना टाइम वो ले रही थी प्रोसेस,
वन डायरेक्शन ही है, इक्विलिब्रियम की तो बात नहीं है। तो ये वन डायरेक्शन पूरी प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए जितना टाइम लग रहा था, सपोज मान लो 10 आवर्स लग रहे थे, तो उसकी जगह 1 आवर में रिएक्शन कंप्लीट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी केमिकल इंडस्ट्री के लिए। सोचो विदाउट कैटालिस्ट तो हम बैठे ही रहते, कब हमारा प्रोडक्ट बनेगा, फिर उसको क्वालिटी चेक करेंगे, फिर उसको पैकिंग करेंगे, फिर एनालिसिस करेंगे, उसके बाद उसको डिस्पैच करेंगे, कितना टाइम लगता। मतलब फिर इंडस्ट्री का मीनिंग ही क्या रह जाता। ओके, फिर इतना ज्यादा अर्निंग हो नहीं पाता। तो ये कैटालिस्ट की वजह से ही रिएक्शन फास्ट हो रही है। और हमें तो क्या है, अब तो सबको क्यों, ये देखो टाइम कहाँ जा रहा है, सबको सब कुछ फास्ट चाहिए। ये नया बिजनेस है, टाइम को मैनेज करने का बिजनेस। ओके, सबको सब कुछ फास्ट चाहिए। मतलब कि फोन देखो, फोन में प्रोसेसर फास्ट हो तो कितना चार्जेस ज्यादा होता है। एक नॉर्मल प्रोसेसर ले लिया तुमने, एवरेज प्रोसेसर, और एवरेज प्रोसेसर ले लिया, और दूसरे केस में एकदम फास्ट जो प्रोसेसर, नहीं अलग अलग डिफरेंट टाइप के होते हैं, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर ये और वो। ओके, तो इतना फास्ट, जितना फास्ट होगा उतनी ही ज्यादा उसकी कॉस्ट होगी। इसीलिए तो जो कोडिंग होता है, एप्पल के जो फोन्स होते हैं इतने ज्यादा महंगे क्यों होते हैं, कि भाई हम सोचेंगे कि भाई जो चीज सैमसंग दे रहा है वो चीज भी वीवो ही दे रहा है, वही चीज एप्पल भी दे रहा है, सब लोग सेम ही चीज दे रहे हैं। सपोज सब लोग 30 मेगापिक्सल का कैमरा दे रहे हैं, सब लोग 30 मेगापिक्सल का कैमरा दे रहे हैं, सब में अच्छा गाना बजता है, ये लोग क्यों इतना ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। ओके, सो एक तो होता है ऑब्वियसली क्या, ब्रांड बन गई है। ओके, तो ब्रांड बन गई है तो ब्रांड की इमेज के अकॉर्डिंगली उसकी रॉयल्टी एंड ऑल, तो उसकी कॉस्ट बढ़ गई। ठीक है चलो, लेकिन भाई ब्रांड की इतनी डबल द प्राइस, मतलब जो चीज सपोज वीवो 20,000 में दे रहा है वो वहां पे 80,000 1 लाख में मिलता है। नॉट इवन डबल, ट्रिपल, 4 टाइम, 5 टाइम प्राइस। हाँ, क्यों? क्योंकि उसमें क्वालिटी है बट वो हमें दिखती नहीं है, ड्यूरेबिलिटी हमें दिखती नहीं है। ओके, बैक एंड पे काम कर रही है, सपोज वो हैंग नहीं होता है। ओके, कितना भी तुम चलाओ वो हैंग नहीं होगा। ओवरलोडेड कर दोगे तो बंद हो जाएगा, लेकिन ऐसे रुक के नहीं चलेगा, जैसे दूसरे फोन के से रुक के चलते हैं। हाँ, तो वैसे नहीं चलेगा। तो कितनी प्रोग्रामिंग होती है, ऐसा समझो कि मैंने तो, मेरा फ्रेंड प्रोग्रामिंग कर रहा था तो उसने मुझे पूरा समझाया था। हम जब पढ़ाते थे प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी में, तो उसने पूरा समझाया था कि भाई ये प्रोग्रामिंग है, ये प्रोग्राम रन होने के लिए एप्पल का ये प्रोग्राम है। तो एक तुमने एंटर दबाया ना, जैसे कि तुमने कोई मैसेज सेंड करना है तो तुमने मैसेज लिखा और फिर सेंड किया, तो पीछे बैकग्राउंड में प्रोग्रामिंग चलती है। ओके, जैसे तुम सी लैंग्वेज और वो सब तुम थोड़ा बहुत पढ़ोगे 11th-12th में कंप्यूटर में। सो वो जो डिटेल्ड में आईटी और कंप्यूटर ब्रांच अगर इफ यू चूज ओके ग्रेजुएशन के लिए, तो वहां वो आता है। तो वहां पे एकदम खतरनाक वाली डिफरेंट लैंग्वेज होती है, जावा, C++, पाइथन एंड बहुत सारी होती है। ओके, सो वैसे वो करता है, तो बोल रहे हैं कि ये कोड रन होने के लिए सपोज एप्पल में तुमने 6 पेज का कोड लिखा। कितना? 6 पेज का कोड लिखा, मतलब एकदम स्मॉल चीज के लिए भी तुमने कोड लिखा हुआ है। और यहां पर सपोज दूसरी जगह पर 60 पेज का कोड है। कितना? 60 पेजेस सबके लिए। तो अब सोचो, ये कोड, एक कोड रन हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, तो वो फास्ट हो गया, तो ये जल्दी हो जाएगा। मतलब इनपुट और आउटपुट सेम ही है, दोनों में इनपुट सेम है, दोनों में आउटपुट सेम है, लेकिन यहाँ पर 60 चीजें लिखी हुई है और यहाँ पर 6 चीजें लिखी हुई है। सपोज मैं इवेल्युएटर हूँ, मुझे 6 चीजें चेक करनी है और 60 चीजें चेक करनी है, तो टाइम किस में कम लगेगा? 6 में कम टाइम लगेगा, ऑब्वियस है। तो बहुत ज्यादा बैक एंड पे काम होता है, दैट्स वाई। तो वही मैं टाइम के बारे में बता रहा था कि प्रोसेसर, ओके देखो खाना हम लेने जाते हैं, आते हैं, लाते हैं, होटल में जाते हैं, वहां जाएंगे, बैठेंगे, कपड़े वपड़े पहन के जाएंगे, कितना टाइम लगेगा? और अभी बस ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। ओके, तुम सपोज मुंबई से कुछ मंगवाना है तो मुंबई पे फोन करोगे फैक्ट्री में कि अच्छा ये है, चलो कुरियर कर देना, पोस्ट कर देना। वो सब पहले का जमाना था। अभी ऑनलाइन शॉपिंग होती है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, तो तुमने ऐसे ऑर्डर कर दिया, वो आ गया, खाना आ जाता है, सब कुछ आ जाता है भाई, सब कुछ, ऑलमोस्ट एवरीथिंग ओके आ जाता है डायरेक्टली। ओके, सो क्यों? ये बिजनेस किसका है?
टाइम को कम करने का बिजनेस है। ये सब क्या है? टाइम को कम करने का बिजनेस है कि जितना कम टाइम नहीं, हमें जल्द से जल्द चाहिए सब कुछ। क्या चाहिए? एकदम जल्द से जल्द चाहिए। आज डाला और कल 21 दिन में पैसे डबल। ओके आज क्या मतलब हमने कहीं पे कुछ इन्वेस्ट किया है, जल्द से जल्द रिटर्न चाहिए। जैसे तुम एग्जाम दो तो तुम्हें कैसा लगता है रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट अरे अभी तो 2 दिन हुए हैं, एग्जाम खत्म हुए, क्या अभी से रिजल्ट। ओके लेकिन ऐसा फील होता है ना कि रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। ओके क्यों? क्योंकि हमें जल्दी चाहिए। ओके पता चल जाना चाहिए। ये कौन रखेगा ऐसे? क्या इसको नहीं चाहिए। हाँ सर, एग्जाम के बाद तो खुशी नहीं खत्म होती, एग्जाम खत्म होगी रिजल्ट की किसको पड़ी आज, वो तो मेरा आएगा। नहीं फिर भी 10th का सोचो, तुम अपने 10th का सोचो। 10th में फिर बीच में जो गैप दे दिया है, इतना ज्यादा गैप दे देंगे फिर तो तुम अरे कब आएगा भाई, नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन देखते जा रहे हो कि भाई 10th को आएगा, 12th को आएगा, 15 को आएगा। तो वो 10th को, 12th को, 15 को तो सोचते ही जाएंगे अबे क्या आएगा मेरा रिजल्ट क्या आएगा। वो जब आ जाता है ना, वो लेवल जब आ जाता है ना लास्ट में, ओके सो दैट विल क्रिएट दैट कॉम्प्लेक्सिटी इन आवर माइंड। हाँ और रूमर्स एंड ऑल तो सब अरे यार तुझे पता है ये इसको ज्यादा, ये पेपर में तो सबको धो डाला, ये पेपर तो बहुत इजी चेक हुआ है, ये वो बहुत कुछ। अरे पता है कितनी सारी आंसर बुकलेट गुम हो गई। तो सबको पास कर देने वाले हैं, ये वो। क्या आंसर बुकलेट? मतलब तुम जिसमें आंसर लिखते हो ना उसको आंसर बुकलेट बोलते हैं। तुम क्या बोलते हो? आंसर शीट। आंसर शीट वही आंसर बुकलेट, यस वही आंसर शीट, आंसर बुकलेट वही है। डन। तो दुनिया कहाँ आगे बढ़ रही है? टाइम को कम करने में आगे बढ़ रही है। तो वही काम हमारा कैटालिस्ट भी करता है। सिंपल है, बहुत डिटेल कर दिया। चलो द वर्ड कैटालिस्ट शुड नॉट बी यूज्ड व्हेन एडेड सब्सटेंस रिड्यूसेस द रेट ऑफ रिएक्शन। देखो द वर्ड कैटालिस्ट शुड नॉट बी यूज्ड व्हेन द एडेड सब्सटेंस रिड्यूसेस द रेट ऑफ रिएक्शन। द सब्सटेंस इज देन कॉल्ड inhibitor, okay, when the added substance reduces the rate of reaction। मतलब reaction मतलब क्या बोल रहे हैं कि देखो दो वर्ड है, कैटालिस्ट भी है और एक होता है सपोर्ट करने वाला, और एक होता है कि उसको डाल दिया ना तो प्रोसेस और लंबी हो जाएगी। 2 घंटे में कंप्लीट होने वाली प्रोसेस अब 4 घंटे में होगी। ओके कैटालिस्ट का उल्टा। ओके तो इसलिए बोल रहे हैं the substance is then called inhibitor। the action of the catalyst can be explained by the intermediate complex theory। तो सर इनहिबिटर यूज होता है? हाँ इनहिबिटर भी यूज होता है। कोई रिएक्शन होती है बहुत ज्यादा फास्ट होती है, मतलब हमें एनालिसिस करना है कि प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है, ये वो क्या हो रहा है पता ही नहीं चलता, धम बन गया। ओके उतना फास्ट हमें चाहिए नहीं, सो हम उसमें इनहिबिटर डालते हैं। तो अगेन इनहिबिटर भी कैटालिस्ट के जैसे ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा नहीं, लेकिन प्रोसेस को क्या कर देगा? स्लो कर देगा। सो जो बहुत फास्ट प्रोसेस है जैसे कि सेकंड्स में हो जाती है, मिनट्स में हो जाती है, और हमें उतनी फास्ट चाहिए नहीं भाई। ओके उतनी फास्ट हमें अगर नहीं चाहिए तो हम इनहिबिटर भी यूज करते हैं। तो देयर आर 2 वर्ड्स। ओके यहाँ पर शायद लिखने में ऐसा हो गया है, द वर्ड कैटालिस्ट शुड नॉट बी यूज्ड, मतलब कैटालिस्ट वर्ड यूज नहीं करना है। कब? व्हेन द एडेड सब्सटेंसेस रिड्यूसेस द रेट ऑफ रिएक्शन। अरे रिड्यूस इज द रेट ऑफ रिएक्शन मतलब अगर रेट को रिड्यूस करे तब नहीं, रेट को रिड्यूस ना करे तब हमें क्या यूज करना है? इनहिबिटर। मतलब इन शॉर्ट अगर हमारा जो रेट है वो क्या हो जाए? बढ़ जाए। रेट बढ़ जाए मतलब क्या? पर यूनिट टाइम ज्यादा रिएक्शन हो जाए, मतलब पर यूनिट टाइम रिएक्शन ज्यादा हो गई मतलब कि रिएक्शन टाइम तो कम हो गया ना। रेट मतलब क्या है? अभी हमने रेट का फॉर्मूला देखा ना, क्या था? रेट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन था, प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन था। तो रेट की डेफिनेशन ही क्या है? पर यूनिट टाइम। कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम को ही हम क्या बोलते थे? रेट। याद आया? ओके सो वही चीज यहाँ पर बताई गई है। तो अगर तुम्हारा टाइम ज्यादा करना है तुम्हें, ओके मतलब वो ऐड करने से तुम्हारी केमिकल रिएक्शन का रेट क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। केमिकल रिएक्शन का रेट क्या हो जाता है? ज्यादा, मतलब तुम्हारा टाइम पीरियड जो है वो बढ़ जाता है। ओके टाइम पीरियड क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो उसे हम क्या बोलेंगे? इनहिबिटर। बढ़ जाता है टाइम पीरियड, बढ़ जाता है। टाइम पीरियड कम हो जाता है तो कैटालिस्ट। ओके
According to this theory, a catalyst participate in a chemical reaction by forming temporary bonds with the reactants, resulting in an intermediate complex. जैसे मैंने ये बताया ना कि ये एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ये क्या बन गया हमारा इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बन गया. डन. ओके, तो वही चीज बताई गई है. दिस हैज अ ट्रांजिटरी एग्जिस्टेंस, मतलब इसका बाय ट्रांजिटरी जब चल रहा है, ट्रांजिटरी मतलब इन बिटवीन, जैसे हमारे ट्रांजिटरी एलिमेंट्स होते हैं डीएनएफ, हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले, तो वो ट्रांजिटरी मतलब क्या, ना मेटल में है ना नॉन मेटल में है, मतलब मेटल से नॉन मेटल में कन्वर्ट होने वाले बीच वाले हैं, तो उसको हम ट्रांजिटरी बोलते हैं. तो ये भी जब बीच वाला जो इंटरमीडिएट बना है तो ट्रांजिटरी एग्जिस्टेंस ही है उसका, ऐसा नहीं कि हमेशा वो रहने वाला है. एंड डीकम्पोजेस टू यील्ड द प्रोडक्ट एंड द कैटालिस्ट. तो इंटरमीडिएट में से वापस क्या हो जाएगा, इसमें से प्रोडक्ट बन जाएगा और हमारा कैटालिस्ट वापस फिर से मिल जाएगा. ये क्या है हमारा इंटरमीडिएट. रिएक्टेंट से रिएक्टेंट एब्सॉर्ब कर लेगा कौन, हमारा कैटालिस्ट. ये कैटालिस्ट, अब कैटालिस्ट प्लस ए प्लस बी मिलके तुम्हें क्या बना देंगे, इंटरमीडिएट. और इंटरमीडिएट डिग्रेड होके वापस क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट एंड कैटालिस्ट अलग. डन. सर ये कैटलिस्ट कभी तो खत्म होगा ना रिएक्शन, अगर ये एक बार रिएक्शन कर रहा है, हाँ, दूसरी बार रिएक्शन कर रहा है, थोड़ा थोड़ा कम तो वेरी माइन्योर, वेरी माइन्योर. मोस्टली हम कह सकते हैं कि खत्म नहीं होता, बट उसकी क्वालिटी पे इफेक्ट आता है. सो हमें रिप्लेस कर देना पड़ेगा. अगर एसिड के साथ रिएक्शन करवाए तो होगा. यस, इसीलिए कि जैसे कि हम नहीं बोलते कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हमें करवाना चाहिए. ओके, जैसे कि कोई दूसरी एप्लीकेशन में भी देखो, कोई दूसरी एप्लीकेशन, सपोज हमारा एसी है. ओके, तो एसी है और उसके अंदर रेफ्रिजरेंट है, तो रेफ्रिजरेंट कंटिन्यूअसली ऐसे साइकिल में घूमता ही रहता है. वो घूमता रहता है, हमें कूलनेस प्रोवाइड करता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है. तो रेफ्रिजरेंट हमेशा अंदर ही घूमता रहता है, तो क्या उसकी कैपेसिटी, उसकी क्वालिटी डिग्रेड नहीं होगी? उसकी क्वालिटी अंदर ही तो घूम रहा है, बाहर आएगा तो क्वालिटी डिग्रेड होगी, तब किसी के साथ रिएक्ट करेगा एंड ऑल. अभी तो अंदर जितना है उतना ही घूमता रहा है. लेकिन यस, अगर तुम बार बार ऐसे करेंगे तो उसकी क्वालिटी डिग्रेड होगी. लेकिन वो टाइम बहुत ज्यादा है, मतलब सपोज तुम 10 साल के लिए कोई एसी यूज कर रहे हो और उसमें कोई टाइप का लीकेज नहीं हुआ, तो 10 साल के लिए भी ये रेफ्रिजरेंट घूमता रह सकता है और वो इफेक्ट देगा. फिर अगर तुम्हें लगे कि यार पहले जितनी कूलिंग नहीं आ रही है, सो दैट एट दैट टाइम आफ्टर 10 years, आफ्टर 15 years, से इफ यू चेंज दी रेफ्रिजरेंट तो वो बनेगा. मतलब यहाँ पर भी सेम केस. ओके, कि तुम्हारा वर्क तो करेगा बहुत लंबे समय तक, वो देता रहेगा वर्क, लेकिन वेरी माइन्यूट एकदम, मतलब हम नेग्लेक्ट कर सके उतना अमाउंट कम होता है, हमें पता भी नहीं चलेगा कि कम हुआ है. ओके, वो कम क्यों होता है? जस्ट लाइक वो हम नहीं बोलते कि हम वॉक कर रहे हैं और फ्रिक्शन तो लगने ही वाला है. ओके, पाइप में से कुछ फ्लो हो रहा है तो थोड़ा बहुत तो पाइप में चिपक ही जाएगा. ओके, वैसे तो उस केस में हम नेग्लिजिबल, बट हाँ कम होता है. ऐसा नहीं कि 100% जितना है उतना ही रहता है, नहीं, ऐसा तो कुछ है ही नहीं. वैसा तो 100% रिएक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है. जैसे भाई फ्रिक्शन को निग्लेक्ट करना पॉसिबल नहीं है. ओके, वैसे ऐसा तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है कि जितना इनपुट उतना आउटपुट. वहां तो फिजिक्स आ जाएगा हमारा, सेकंड लॉ वायोलेट हो जाएगा थर्मोडायनेमिक्स का. डन. ओके, सो लेकिन हाँ हम बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा लंबे समय तक वो वर्क करेगा. ओके, हाँ उसमें चेंज और उसकी क्वालिटी में चेंज होता है, बट नेग्लिजिबल है, हम उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं. डन. ओके, हाँ, सो दिस हैज अ ट्रांजिटरी एग्जिस्टेंस. यस, so it is believed that the catalyst provide an alternate pathway or reaction mechanism by reducing the activation energy between the reactants and products, and hence lowering the potential energy barriers as shown in this figure. तो देखो, ऐसा बिलीव किया जाता है क्या कि इसकी वजह से, कैटालिस्ट की वजह से ये एक दूसरा पाथवे क्रिएट कर देता है. मतलब रिएक्शन, केमिकल रिएक्टेंट थे, वो एक दूसरे के साथ केमिकल रिएक्शन कर रहे थे, तो उनका एक पर्टिकुलर पाथ था. लेकिन कैटालिस्ट आने से वो पाथ क्या हो गया, पाथवे एक चेंज हो गया. ओके, और अब चेंज पाथवे से केमिकल रिएक्शन होगी तो वो फास्ट हो जाएगी. अंडरस्टूड? समझ में आया? पक्का? ओके, पक्का समझ में आया ना? जैसे कि मैंने तुम्हें स्टोरी बताई थी, याद है? ये एक्टिवेशन एनर्जी के लिए स्टोरी बताई थी. क्या थी स्टोरी? यहाँ वहाँ पे
मंदिर। हाँ यस, यहाँ पर सपोज मंदिर है और यहाँ पे आम का पेड़ है और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट आए हुए हैं, तो ये सारे स्टूडेंट आए हुए हैं तो उनको बोल दिया कि भाई तुम्हें ये पूरा चढ़ना है और फिर जाके तुम्हें वहां पर आम खाने को मिलेंगे, पेट भर के जितने खाने उतने। ये थी हमारी स्टोरी। तो यहाँ पहुंचने के लिए यहाँ तक जाना पड़ेगा, ऊपर तक जाना पड़ेगा, फिर ऊपर तक जाकर तुम रेस्ट करो ये वो, ठीक है। फिर नीचे उतरने में तो उतनी ज्यादा एनर्जी नहीं जाएगी, लेकिन इतनी एनर्जी तो सबको कंज्यूम करनी पड़ेगी, यहाँ तक तो पहुंचना पड़ेगा, तभी जाके ये मीठे, सबर का फल मीठा होता है ना, तो ये मीठा फल आम कब खाने मिलेगा, ये पूरा का पूरा तुम चढ़ के फिर गए ना, ये पहाड़ चढ़ के यहाँ गए ना, तब खाने को मिलेगा। और हमने बोला था कि भाई ये पर्टिकुलर लेवल से यहाँ तक के लिए ये लोग को जाना पड़ेगा, मतलब क्या, उनकी पर्टिकुलर मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए। अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं, वो यहाँ खड़ा है रिएक्टेंट और मैं यहाँ खड़ा हूँ दूसरा रिएक्टेंट, अरे टकरा ही नहीं रहे हैं, कोलिजन ही नहीं हो रहा है, कोलिजन ही नहीं हो रहा है, तो केमिकल रिएक्शन कैसे होगी। ओके, तो हमने पढ़ा था कि उनकी मैक्सिमम, लेकिन उनकी मैक्सिमम पर्टिकुलरली मिनिमम काइनेटिक एनर्जी है, उनके लिए तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी खुद की रिएक्टेंट की, लेकिन वो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी है, वो रीच होगी तभी जाके क्या होगा, कोलिजन होगा और तभी जाके केमिकल रिएक्शन होगी। ये हमने पढ़ लिया था। और ये मिनिमम काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड, उसी को हमने क्या बोला था, एक्टिवेशन एनर्जी, ईए। हमारे फॉर्मूला में आ रहा था ई अपॉन आर टी, ई रेस टू माइनस ई अपॉन आर टी आ रहा था ना। हमने अरेनियस ने जो केमिकल इक्वेशन दिया था, के इज इक्वल्स टू ए इंटू ई रेस टू माइनस ई अपॉन आर टी, लास्ट वाला। ओके, याद आया ना। तो वैसे ही वो एक्टिवेशन एनर्जी, तो वही स्टोरी है यहाँ पे है। तो क्या बोल रहे हैं कि ये स्टोरी यहाँ पर है, तो अब अगेन सारे बच्चे यहाँ से यहाँ जाने वाले थे। ओके, यहाँ से ऊपर जाने वाले थे और यहाँ पे आम खाने और टेम्पल के पास, टेम्पल पे बैठ के आम खाएंगे मस्त मजे से। लेकिन स्टोरी में एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, यहाँ पर वो लोग पहाड़ चढ़ रहे थे, तब उनको एक गोपाल मिला। ओके, गोपाल मिला और गोपाल को पूछा उसने, तो भाई वो गोपाल ही कैटालिस्ट है, बोले कि भाई ये इतना बड़ा पहाड़ चढ़ने के बाद उधर जाना है, अरे क्या बात कर रहे हो, अरे है अपने पास गांव का छोटा रास्ता शॉर्टकट, बोले यहाँ से चले जाओ। क्या बात कर रहे हो, पहुंच जाओगे वहां पे? हाँ पहुंच जाओगे, मैं रोज जाता हूँ यहाँ से अपनी भैंसों को लेकर। ओके, सो वो तुम्हें बता दिया और तुम ऐसे शॉर्टकट रास्ते से पहुंच गए। टाइम कम लग गया, टाइम कम लग गया, रिएक्शन तुम्हारी कंप्लीट हो गई, तुम यहाँ पहुंच गए, जो करना था वो हो गया। तो ये जो गोपाल है, ये गोपाल जिसने तुम्हें बताया कि भाई इस रास्ते से जाओ, वो गोपाल ही कौन है, कैटालिस्ट। वो तुम्हारे साथ आएगा नहीं पार्टिसिपेशन करेगा नहीं। ओके, वो गाइड है, सिर्फ वो मार्गदर्शक है ओके, वो पार्टिसिपेट करेगा नहीं, लेकिन स्पीड को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। डन तो ये हुआ। अब देखो इसने एक और चीज की, ये पूरा चढ़ना था ना, वो नहीं चढ़ा, थोड़ी ही काइनेटिक एनर्जी होगी ना तो भी केमिकल रिएक्शन हो जाएगी। मतलब बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड थी कोलिजन के लिए, तो काइनेटिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी क्या हो गई, कम। ओके, सो हम पूछ सकते हैं कि भाई कैटालिस्ट एक्चुअली करता क्या है। ओके, सो उसमें डिफरेंट ऑप्शंस होंगे कि भाई क्या क्या हो सकता है। सपोज चूज द करेक्ट, चूज द इनकरेक्ट, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो देखो कैटालिस्ट से हमारा से क्या चेंज होता है, क्या चेंज नहीं होता, कैसे भी पूछ सकते हैं। जैसे कि भाई गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू चेंज हो जाती है, तो सही है या गलत? हाँ गलत है, गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू चेंज होगी नहीं। सपोज हमारा रेट कांस्टेंट के, उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, वो भी गलत है। ओके, तो भाई कैटालिस्ट की वजह से गिब्स फ्री एनर्जी, कैटालिस्ट की वैल्यू, वो सब चेंज होने वाला नहीं है। और से उसकी वजह से, अब चूज द करेक्ट, उसकी वजह से, कैटालिस्ट की वजह से एक्टिवेशन एनर्जी रिड्यूस हो रही है, सही है। कैटालिस्ट की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो रहा है, सही है। डन, समझ में आ गया, पक्का? कैटलिस्ट केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है? नहीं करता, इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली मतलब इंटरमीडिएट बनने तक करता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द केमिकल रिएक्शन
जो तुम्हारा कैटालिस्ट था, सपोज ये हमने देखा ना कि ये जो तुम्हारा कैटालिस्ट था, तुमने ये पूरा कैटालिस्ट सपोज पहले से लिया हुआ था 5 kg, तो ये इंटरमीडिएट बनेगा, लेकिन केमिकल रिएक्शन हो गई, उसके बाद तुम्हें प्रोडक्ट मिल जाएंगे और ये तुम्हारा कैटालिस्ट जो 5 kg लिया था ना, वो 5 kg का 5 kg एज यूजुअल तुम्हें वापस मिल जाएगा। तो वो एक्चुअल में तो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन वापस इंटरमीडिएट से वापस जब प्रोडक्ट बन रहे हैं तो जैसा था वैसा पहले जैसा हो जा रहा है। तो अगर तुम डिटेल्ड में देखोगे, डिटेल्ड में तो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के बावजूद वो अनअफेक्टेड रह रहा है, जस्ट लाइक कृष्ण भगवान। ओके, महाभारत लड़ी तो सही, लेकिन एक्चुअली लड़ी नहीं। ओके, महाभारत में पार्टिसिपेट तो किया था भाई, लेकिन एक्चुअली पार्टिसिपेट नहीं किया था। क्यों? क्योंकि वो तो सारथी थे, लेकिन भाई वॉर के अंदर थे तो पार्टिसिपेट किया, लेकिन भाई कुछ लड़ाई वड़ाई नहीं की है, तो किया भी और नहीं भी किया, वैसा केस है। अंडरस्टूड? ओके, लेकिन बाहर लेकिन रिएक्शन के बाद जैसे थे वैसे ही है। ओके, लाइक दैट। हाँ बोलो। तो केमिकल रिएक्शन के टाइम उतनी उसकी क्वांटिटी और केमिकल रिएक्शन के बावजूद भी उसकी उतनी क्वांटिटी वो एक कैटलिस्ट है। हाँ, तो क्या गोपाल की भैंस कैटलिस्ट नहीं हो सकती? किसकी? गोपाल की भैंसे। मतलब आपने भी वो एग्जांपल बोला था ना। हाँ, वो तो मतलब एग्जांपल दिया था कि ये जो तो वो छोड़ के आएंगे उनको वहां पे, उनको चलना भी नहीं पड़ेगा, तो वो वापस आ जाएंगे अपने मालिक के पास। हाँ, तो मतलब यहाँ तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये तो मतलब याद रखने की ट्रिक बता रहा हूँ रे। कैटालिस्ट तो तुम जिसको बोलना चाहो बोल सकते हो। ओके, बट याद रखने की ट्रिक बता रहा हूँ कि यहाँ से ये ट्रिक है कि भाई ये कैटालिस्ट की वजह से ये रास्ता क्या हो गया, वो जो सेंटेंस था ना कि एक न्यू पाथवे प्रोवाइड करता है, तो एक नया रास्ता है, ये पहला वाला रास्ता था और ये नया वाला रास्ता। इट इज जस्ट अ ट्रिक। गोपाल केमिकल रिएक्शन में नहीं आ रहा है। ओके, इट इज जस्ट अ ट्रिक है कि ट्रिक याद रखने के लिए। ओके, कि उन्होंने बताया कि भाई इस रास्ते से जाओ, तो ये जो नया रास्ता है वही है, मतलब उसने बताया, इसलिए वो कौन है? कैटालिस्ट है। ओके, और उसने एक्टिवेशन एनर्जी, ये जो हमारा पहाड़ था उसकी हाइट भी क्या कर दी? कम कर दी। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? ओके, सो एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई है? अब कम हो गई है, इसीलिए ये बोल रहे हैं। देखो, so it is clear from the Arrhenius equation that lower the value of activation energy, faster will be the rate of a reaction. ये तो हमने Arrhenius equation में देख ही लिया था, हमारा इक्वेशन था ना K is equals to A into E raised to minus EA by RT, ऐसा नहीं था इक्वेशन। सो क्या बोल रहे हैं कि जितना ये एक्टिवेशन एनर्जी EA कम होगा, जितना ये EA क्या होगा हमारा कम होगा, वो तो अच्छा है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा। डन? ओके, सो अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटालिस्ट कैन कैटलाइज अ लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स। भाई कैटालिस्ट थोड़ा सा ही चाहिए, कैटालिस्ट क्या थोड़ा सा ही चाहिए और वो बहुत ज्यादा इफेक्ट देगा। ओके, अब कैटालिस्ट डज नॉट अल्टर गिब्स एनर्जी। देखो यहां से हमें एमसीक्यू आ सकता है कि वो अल्टर चेंज करता नहीं है, गिब्स फ्री एनर्जी को कोई चेंज नहीं करता है। It catalyzes the spontaneous reactions but does not catalyze the non-spontaneous reactions। देखो वो कैटालाइज कर सकता है किसको? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को, जो ऑलरेडी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मतलब जिसमें गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव है। ओके, उसको वो कैटालाइज कर सकता है, लेकिन नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है उसको कैटालाइज नहीं कर सकता। मतलब कि ऑलरेडी जो जैसे हमने देखा था कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हमने जिंक डाल दिया था। ओके, तो जैसे ही जिंक डाल दिया तो वो क्या है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, हमें कुछ करना नहीं पड़ा इलेक्ट्रॉन को यहां से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए, सिर्फ दोनों कांटेक्ट में आए और रिएक्शन स्टार्ट हो गई। लेकिन अगर सेम रिएक्शन हमारा जो इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना हो, हमें क्या करवाना है? इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। ओके, सो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस के केस में तो भाई तुम इलेक्ट्रोड को यहाँ पे सॉल्यूशन में डाल दिया, एनोड को डाल दिया, कैथोड को डाल दिया, तो क्या इलेक्ट्रिक चालू हो गया? क्या सर्किट नहीं चालू हुआ, तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी, वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। सो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जब हो, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन
नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में कैटालिस्ट का कोई काम है नहीं। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मतलब जो ऑलरेडी इकट्ठा तो होने ही वाले थे भाई, जैसे हेबर का मैंने बताया। क्या 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 बोल रहे हो? क्या? यस, केमिकल ही जैसे हमने नहीं लेते पैलेडियम को कैटालिस्ट लेते हैं, निकल को कैटालिस्ट लेते हैं, तो भाई केमिकल ही है हमारा केमिकल ही है। तो कहने का मीनिंग क्या है कि जो रिएक्शन ऑलरेडी होने वाली थी, जैसे कि हमने हेबर रिएक्शन देखी, हेबर का अंकल वाली। सो भाई नाइट्रोजन हाइड्रोजन तुम कैटालिस्ट यूज नहीं करोगे तो भी एमोनिया बनेगा, लेट बनेगा, दैट्स इट। ओके, एक कंटेनर ले लिया, उसमें तुमने नाइट्रोजन डाल दिया, उसमें तुमने हाइड्रोजन डाल दिया, फिर भी एमोनिया तो बनेगा और बनेगा ही, क्योंकि तुमने दोनों को इकट्ठा किया, तो दोनों को इकट्ठा करोगे तो एमोनिया बनेगा। तो दोनों गैसियस फॉर्म में है, गैसियस में ही होने चाहिए तभी केमिकल रिएक्शन होगी, बताया था ना। लिक्विड में होगी या गैसियस में होगी, सॉलिड में तो होगी नहीं। यहाँ पे सॉलिड कुछ रखा हुआ है, यहाँ पे दूसरा सॉलिड, भाई इकट्ठे वो बैठे हुए हैं आराम से एक दूसरे के साथ। ओके, रिएक्शन होगी नहीं, कोलिजन होगा ही नहीं, उसको कन्वर्जन करना पड़ेगा। जनरली हमारे जो सारे केसेस है वो कौन से केस है? गैसियस केस है। ज्यादा से ज्यादा लिक्विड हो सकते हैं जब एक्वियस मीडियम हम देख रहे हो तब, अदरवाइज गैसियस मीडियम। डन। ओके, तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है। याद रखना, ये नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए कैटालिस्ट का कोई काम नहीं है, कोई काम ही नहीं है, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। ओके, जैसे कि शुगर है, सॉरी सैंड है, सैंड है और उसके अंदर मैंने शुगर डाल दी, सैंड के अंदर क्या डाल दिया? शुगर डाल दिया, तो अब कोई रिएक्शन होगी क्या उनके बीच में? कुछ भी रिएक्शन नहीं होगी। अभी इसमें मैं कोई कैटालिस्ट डालूं तो भी कुछ, जैसे कि ऐसा समझो नमक कैटालिस्ट है, सॉल्ट कैटालिस्ट। सॉल्ट क्या है? कैटालिस्ट। कई रिएक्शन को वो फास्ट कर देता है। ओके, और कई रिएक्शन को इनहिबिटर भी है, और कैटालिस्ट भी है। सो सॉल्ट 2 in 1 दोनों, हाइड्रोजन जैसे। ओके, देना लेना सब कुछ। ओके, सो क्या है कि यहां पर क्या कर रहा है वो, पर्टिकुलरली वो क्या कर रहा है कि पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं कैटालिस्ट। अभी जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया, कौन सा? सैंड और शुगर। तो वैसे तो सॉल्ट इनहिबिटर भी है और कैटालिस्ट भी है, लेकिन यहां पर डालेंगे सैंड है और शुगर है, वो दोनों का मिक्सचर पड़ा हुआ है, उसमें तुम सॉल्ट डाल दोगे, वो भी जैसे सैंड और शुगर पड़ा हुआ है वैसे वो भी पड़ा रहेगा, कुछ करेगा ही नहीं वो। अंडरस्टूड? तो क्यों? क्योंकि ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, वो रिएक्शन होने ही नहीं वाली है, वो रिएक्शन होने ही नहीं वाले। पानी के अंदर तुमने सैंड डाल दी तो ये तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। पानी के अंदर सैंड डाल दिया, ये भी नॉन स्पॉन्टेनियस है। सैंड और पानी के बीच में क्या रिएक्शन होने वाली है? कुछ नहीं। फिर तुम डाल दो सॉल्ट, कुछ नहीं होगा भाई, सॉल्ट तो मिक्स हो जाएगा उसके साथ, डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन केमिकल रिएक्शन तुम्हें पानी और सैंड की करवानी थी, वो तो हुई ही नहीं ना। समझ में आया? ओके, सो नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए उसका काम नहीं है। It is also found that catalyst does not change the equilibrium constant of a reaction, rather it helps in attaining the equilibrium faster. Again, delta G की वैल्यू में no change, equilibrium constant की वैल्यू में no change. Okay, that it catalyzes the forward as well as backward reaction to the same extent so that equilibrium state remains same but it is reached earlier. So क्या हो रहा है? कैटालिस्ट अगर हम यूज करेंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट वो बढ़ा देगा ना। ओके, फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है, ओके, वो बढ़ा देगा। रेट बढ़ा देगा मतलब रेट क्या है? रेट इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन पर चेंज इन टाइम, वही है रेट। चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन पर चेंज इन टाइम। तो कॉन्सेंट्रेशन का चेंज तो जितना था उतना ही रहा, ओके, लेकिन टाइम हमने क्या कर दिया? कम कर दिया। टाइम कम कर दिया मतलब वो टोटल वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई। तो रेट क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। टाइम कम हुआ तो रेट इंक्रीज हो गया ना। टाइम और रेट तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, सो टाइम कम कर दिया तो रेट क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। सो जितना कैटालिस्ट डालने की वजह से रेट इंक्रीज हुआ है फॉरवर्ड में, उतना ही सेम अमाउंट में बैकवर्ड में भी इंक्रीज हो रहा है। अगर फॉरवर्ड में ज्यादा रेट इंक्रीज हो जाता और बैकवर्ड में थोड़ा कम होता तो हमारा जो कांस्टेंट है के, रेट कांस्टेंट के, उसकी वैल्यू हम जैसे नहीं निकालते थे इक्विलिब्रियम में भी, के ए के बी। ओके, से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट,
निकालते थे ना, वो क्या चेंज हो जाता है, वो सेम रहता नहीं। लेकिन जो कैटालिस्ट की वजह से जो रेट बढ़ रहा है फॉरवर्ड में, उतना ही रेट बढ़ रहा है बैकवर्ड में। दैट्स वाई वो क्या कर रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज करेगा नहीं। ओके, वही चीज बता रहे हैं। लेकिन हाँ, रेट को फास्टर तो कर देगा। ओके, जो रेट तुम्हारा था वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है हमारा कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट के है, वो रेट कांस्टेंट की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, लेकिन वो जो टाइम पीरियड था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। डन। तो यही था हमारा पूरा इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। ओके, देखो ये वाला देखो यहाँ पे बताया ही गया है, ये ग्राफ ऑलरेडी वी हैव सीन रिएक्शन कोऑर्डिनेट एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने देखा था कि ऐसे करके ऐसे प्रोडक्ट बन रही है, और ये थी हमारी एक्टिवेशन एनर्जी, रिएक्शन पाथ विदाउट कैटालिस्ट। तो जो ऑलरेडी हमने देखा हुआ था रिएक्शन पाथ विदाउट कैटालिस्ट, वो ये है। और एनर्जी एक्टिवेशन विद कैटालिस्ट, तो देखो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई, इतनी हो गई ना, पहले इतनी ज्यादा थी, अब क्या हो गई, कम हो गई। ये विदाउट कैटालिस्ट और विद कैटालिस्ट। रिएक्शन पाथ विद कैटालिस्ट, तो रिएक्शन पाथ ये है, पहले पाथ ये था, एक्टिवेशन एनर्जी पहले ये थी, अब ये है। दैट्स इट। सिर्फ उसमें जो हमारा पहले हमने देखा था, उसमें कैटालिस्ट की वजह से क्या हुआ, एक नया पाथ मिला और एक्टिवेशन एनर्जी रिड्यूस हो गई, वो चीज यहाँ पर बताई गई है। सिंपल है। डन। ओके, तो सिंपल टॉपिक था हमारा इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। एमसीक्यू आ सकते हैं, या फिर कोई एग्जांपल बोले तो ये बोल दो, हमारा हेबर प्रोसेस वाला एग्जांपल दे दो। डन। इनहिबिटर का भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ऐसा पूछ रहा हूँ सबसे अच्छा इनोवेटर कौन है, हाँ, पूछ सकते हैं तो फिर हम क्या लिखेंगे कि कैटालिस्ट की वजह से क्या लिखेंगे, कैटालिस्ट की वजह से जो हमारी प्रोसेस है वो फास्ट होती है, स्पीड बढ़ जाती है। ओके, लेकिन इनहिबिटर की वजह से स्पीड क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। ओके, और ये तो डेफिनेशन हो गई ना सर। डेफिनेशन ही ना, तो कोई जो कैटालिस्ट की तरह वर्क करता है ना, वही पर्टिकुलर, जैसे अभी मैंने सोडियम के लिए बताया, तो सोडियम कोई पर्टिकुलर रिएक्शन में उसमें तुम डालोगे ना, तो वो सोडियम ही कैटालिस्ट की तरह काम करता है और सोडियम ही इनहिबिटर की तरह काम करता है। डिपेंड्स कि तुम सोडियम डालते कहां हो, कौन सी रिएक्शन हो रही है। अगर पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिएक्शन हो रही है, ओके, और तुमने सॉल्ट डाल दिया, तो वो कैटालिस्ट की तरह काम करेगा और रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। समझ में आ रहा है। ओके, लेकिन जैसे कि ऐसा समझो, तुम खाना बना रहे हो या किसी चीज को डिसॉल्व कर रहे हो, किसी चीज को क्या कर रहे हो, डिसॉल्व कर रहे हो। तो डिसॉल्व कर रहे हो, बीच में तुमने थोड़ा नमक डाल दिया ना, तो वो डिसोल्यूशन फास्ट हो जाएगा। ओके, वो डिसोल्यूशन फास्ट हो जाएगा। लेकिन कोई चीज है, ऐसा समझो कोई चीज है वो डिग्रेड हो रही है, तो डिग्रेड होने की प्रोसेस को स्लो करना है ना हमें, तो हम सॉल्ट डाल देते हैं। जैसे फिशरीज में होता है, जो फिश होती है ना, तो जो फिशरीज में फिश होती है, मच्छी जिसे फिश बोलते हैं हम, ओके, उसको मार्केट में बेचने के लिए, तो भाई ऐसा समझो कि कोई समंदर में से या फिर रिवर में से बहुत सारी फिश पकड़ के लेके आ गए। अब ऐसा समझो कि जब पकड़ने गए थे और जब मार्केट में बेची जाएगी, उसके बीच में 4 दिन का फासला है, 4 डेज। तो अब 4 डेज ऐसे की ऐसी रहेगी। तो डेड बॉडी, अगर ह्यूमन बीइंग की डेड बॉडी डिग्रेड हो जाती है, तो फिश की डेड बॉडी भी डिग्रेड ही होगी ना। तो वो उसमें बहुत ज्यादा टॉक्सिक प्रोडक्ट्स बनने लगेंगे बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली। सोचो, दैट इज द ब्यूटी ऑफ नेचर। अगर जो चीज यूजफुल नहीं है, ऑटोमेटिकली डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए तो हमारी ह्यूमन बॉडी को भी देखो, किसी की डेथ हो जाए तो घर में रखते नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 1 दिन, और 1 दिन से ज्यादा रखना हो तो पर्टिकुलर उसके लिए कॉफिन बनाया जाता है, उसके अंदर रखना पड़ता है, टेम्परेचर प्रेशर मेंटेन करना पड़ता है। ओके, एयर सर्कुलेशन, टेम्परेचर प्रेशर सब कुछ मेंटेन करना पड़ता है। ओके, क्यों? क्योंकि भाई अंदर पर्टिकुलर टाइप ऑफ, हाँ, सड़ ना जाए, वो डिग्रेड ना हो जाए, इन शॉर्ट। ओके, सो वैसे ही ये सड़ ना जाए ना, फिशरीज सड़ ना जाए, डिग्रेड ना हो जाए, उसके लिए उसके ऊपर सॉल्ट डाल दिया जाता है। तो वो क्या कर रहा है, सड़ने की प्रोसेस को स्लो कर रहा है। मतलब वो तब ही सॉल्ट क्या, हाँ, तो वो इनहिबिटर का काम कर रहा है। जो डिग्रेडेशन की प्रोसेस है उसको क्या कर दिया, जो मतलब 5 दिन में जो डिग्रेड होने वाली थी, या फिर 2 दिन में जो डिग्रेड होने वाली थी, उसको वो 5 दिन कर देगा। दिखाते हैं कि नमक डाल दिया डेड बॉडी में नीचे दफना के, तो वो जल्दी गल जाएगी।
यस, वो भी एक है। जब अगर तुम कॉफी में अगर नमक डाल दे हम, तो होगा क्या कि वो जो पर्टिकुलरली वो क्योंकि वहां पर जल्दी हो, जैसे पहला एग्जांपल दिया ना, डिसोल्यूशन जल्दी हो जाएगा, डिसोल्व करोगे तुम तो वो चीज जल्दी डिसोल्व हो जाएगी विथ हेल्प ऑफ सॉल्ट। ओके, तो वही इसीलिए तो मैंने पहले ही बताया कि सॉल्ट एज अ कैटालिस्ट भी यूज होता है और सॉल्ट एज अ इनहिबिटर भी यूज होता है। तुम कर क्या रहे हो, जैसे कि अगर तुम यहाँ फिशरीज वाला डिग्रेडेशन की बात कर रहे हो तो जल्दी खराब नहीं होगी, जल्दी खराब होगी तो हम सॉल्ट क्यों डालते? ओके, वहां पर तुम टाइम बढ़ाने के लिए डाल रहे हो और यहाँ पर तुम टाइम कम करने के लिए डाल रहे हो, तो जल्दी से जल्दी वो बॉडी डिग्रेड हो जाए। पर सर दोनों चीजों में है तो डेड बॉडी ही ना। दोनों चीजों में डेड बॉडी है, लेकिन दोनों चीजों में रिएक्शन अलग अलग है ना। यहाँ पे डेड बॉडी मिट्टी के साथ मिक्स हो गई है और वहां पर डेड बॉडी को कोई खाने वाला है। दोनों चीजों में डेड बॉडी है, लेकिन डेड बॉडी अकेली नहीं है, डेड बॉडी तो एक रिएक्टेंट हुई। अब किसी के साथ रिएक्टेंट होने वाली है ना, यहाँ पे सॉइल है, सॉइल में कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो वो उसको खाएंगे। ओके, लेकिन यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, इसको तो हम सेव करके रख रहे हैं किसी और के फूड के लिए, किसी के भी फूड के लिए, ह्यूमन बीइंग और से एनिमल, किसी के भी फूड के लिए हम सेव करके रख रहे हैं। दोनों का पर्पस अलग है। दोनों में सपोज ऐसा समझो कि भाई NaCl के साथ तो NaCl बना रहा है, ओके, फिर NaNO3 के साथ भी NaCl नहीं बना सकता ना, वो NO3 के साथ तो NaNO3 बनाएगा। तो जैसे डेड बॉडी दोनों में है, वैसे ही सोडियम तो दोनों में है, लेकिन कभी सोडियम NaNO3 बना रहा है, कभी सोडियम NaCl बना रहा है, वो दूसरा क्या है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है ना। समझ में आया? पक्का? ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इफेक्ट ऑफ द कैटालिस्ट। अंडरस्टूड? तो मोस्टली एग्जाम्पल्स पूछे जा सकते हैं, तो हेबर का दे दो, ये वाला दे दो, ओके, KClO3 वाला दे दो। देन से इनहिबिटर और कैटालिस्ट की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, ये ग्राफ पूछा जा सकता है, ओके। देन करेक्ट, चूज द करेक्ट, चूज द इनकरेक्ट, वो वाला क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया, ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ऐसा पूछा जा सकता है। एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ रही है, कम हो रही है, वो पूछा जा सकता है। गिब्स फ्री एनर्जी में क्या चेंज हो रहा है, वो पूछा जा सकता है। रेट कांस्टेंट में क्या चेंज हो रहा है, ये पूछा जा सकता है। डिफरेंट जनरली 1 मार्क के क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, लेकिन अगेन शॉर्ट नोट के तौर पे भी पूछा जा सकता है बोर्ड में। डन? अंडरस्टूड? ओके।